नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुराग मुस्कान। लगातार आप कई दिनों से कोलकाता की सड़कों से, ग्राउंड ज़ीरो से औचक भौचक असली जनता की असली आवाज़ देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। दोस्तों, ये मेरे पीछे जो इमारत है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ये विधान भवन है, यानी कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा है। ये मेरे पीछे पार्श्व में पश्चिम बंगाल विधानसभा को आप देख रहे हैं। ये गेट नंबर 1 है इसका। बहुत अच्छे विजुअल्स नहीं होंगे, हाई सिक्योरिटी जोन है, तो जहाँ भी सुरक्षित जगह दिखी मैं अपना कैमरा लगा करके शुरू हो गया। क्योंकि दोस्तों, एक सवाल बहुत बड़ा है कि 4 मई के बाद यहाँ की तस्वीर और यहाँ से बंगाल की तस्वीर क्या बदलेगी? कौन होगा मुख्यमंत्री? कौन इस बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के तौर पर दाखिल होगा और कौन नेता विपक्ष के तौर पर दाखिल होगा? ये सवाल बड़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल वो नज़रें गड़ाए बैठा है न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल्स पर। दोस्तों, जाहिर सी बात है, एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी को एज दे रहे हैं, टीएमसी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल और है। सवाल ये है कि जब कुछ एजेंसियां अपने ही एग्जिट पोल को लेकर के पीछे हटने लगें तो क्या माना जाए? क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में कोई कन्फ्यूजन है? कल के मेरे एपिसोड में भी कुछ लोगों ने कहा था कि वो कन्फ्यूज्ड हैं। क्या वाकई में एजेंसियों को ये भरोसा नहीं है कि उनके एग्जिट पोल सही हैं? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये भी है कि जो तस्वीर हमें दिखाई जा रही है, जो पिक्चर हमारे सामने क्रिएट की जा रही है, क्या वो पूरी तरह सच है या नहीं है? आपके जहन में भी ये सवाल होगा और होना भी चाहिए। तो ऐसे में जब एग्जिट पोल खुद संदेह के घेरे में आ जाएं, खुद ही कदम पीछे हटाने लगें, तो ऐसे में हम लेकर के आए हैं, ख़ासतौर पे मैं लेकर आया हूं औचक भौचक एग्जैक्ट पोल। कल भी आपने इसका एक एपिसोड देखा था। दोस्तों, इस एग्जैक्ट पोल की खासियत यह है कि ये कागज़ के ज़रिए नहीं किया गया है, ये किसी एजेंसी के ज़रिए नहीं किया गया है, खुद जनता के मुंह के ज़रिए है, उनकी बात के ज़रिए है, उनके मत के ज़रिए है। और इस एग्जैक्ट पोल को हमने आपके बीच पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ही कैमरा कर रहा हूं, मैं ही एडिटिंग कर रहा हूं, मैं ही एंकरिंग कर रहा हूं मैं ही लोगों के रिएक्शन ले रहा हूं। तो वन मैन आर्मी सा हो गया हूं मेरे कैमरामैन के जाने के बाद। तो खैर, मैंने ये बीड़ा उठाया कि आप तक सही तस्वीर पहुंचानी है और उसको निभाने की मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा कि कल के एग्जैक्ट पोल में हम कोलकाता के एक ऐसे आउटलेट पर पहुंचे थे जिसका नाम था राधू बाबू चाय और दोकान। चाय की दुकान थी, बहुत पुरानी, चाय के लिए फेमस है, 1933 से है। बड़े बड़े नामचीन लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उस दुकान पर आते रहे हैं और अब भी वहाँ पर राजनीतिक विमर्श करने के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता आते हैं। चाय तो पीते ही हैं, विमर्श भी करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं। तो हम कल उनके बीच गए और हमने एक रेफरेंडम किया कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। और आज देखिए, हम विधानसभा के सामने खड़े हुए हैं। मैं इस विधानसभा के सामने से अपना ये एग्जैक्ट पोल आपको दे रहा हूं कि मेरे मुताबिक किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों, अब तक हमने जो लोगों से बात की, एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि लोगों ने ना हमें आंकड़ा बताया, क्योंकि आंकड़ा बताया भी नहीं जा सकता, और ना ही उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। कई भविष्यवक्ता तो अपना ही फ्यूचर नहीं जानते, तो फिर ये कैसे जान पाएंगे कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, है ना? और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जनता जनार्दन होती है। वोट जो है सर्वोपरि होता है, वोटर सर्वोपरि होता है। इसलिए आंकड़ा किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि आंकड़ा दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो बयान दिए गए, जो मेरे कैमरे पर लोगों ने बोला, जो बातें कही गई, उन्होंने साफ तौर पर 4 मई की तस्वीर को काफ़ी हद तक साफ कर दिया। दोस्तों, क्लियर कर दिया। पिक्चर क्लियर है। अगर आप सारे एपिसोड्स मेरे लाइन लगा करके देखें तो पिक्चर क्लियर है। सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, ये जो एग्जैक्ट पोल है, ये सीधे जनता आप तक पहुंचा रही है। मैं तो एक माध्यम हूं, बीच में कोई एजेंसी नहीं है किसी तरह की। ये जनता का पोल है और जनता ही इसे आप तक पहुंचा रही है। इस एग्जैक्ट पोल की सबसे खास बात जो है वो ये है। दोस्तों, लोगों ने एक बहुत बड़ी बात कही, तमाम वीडियोस अगर आप देखेंगे। वो बड़ी बात क्या थी ये भी जान लीजिए।
ये एग्जैक्ट पोल ही है। आप धीरे धीरे मेरी बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि पिक्चर क्या बन रही है। लोगों ने कहा वो आप इस एक्सप्लेनर में समझेंगे, मैं उसका जिस्ट इस एक्सप्लेनर में दूंगा। हम पिछले 25 दिनों से पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, कोलकाता की सड़कों पर घूम रहे हैं। खासतर तौर पर हमने कोलकाता के वो एरिया कवर करने की कोशिश की। हमने ऐसी ऐसी जगहों से लोगों की राय ली यहाँ पर, जहाँ हर वर्ग, हर सोच और पश्चिम बंगाल के हर शहर से आने वाले लोग हमें मिले। हमने उनसे बात की, रैंडमली बात की, और उन्होंने बेबाक होकर अपनी राय रखी भी। कई लोग चुप रहे, लेकिन कई लोगों ने बहुत बेबाक होकर के अपनी राय रखी। राय रखने वालों में 3 कैटेगरी के लोग थे। पहली कैटेगरी वो थी जिन्होंने लाउड होकर के कहा, क्या कहा, कि इस बार बीजेपी आ रही है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी वो कैटेगरी थी, वो लोग थे जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नो कमेंट्स कह दिया, चुप रहे, जवाब ही नहीं दिया। हमसे कहा जाओ जाओ आगे बढ़ो। साफ कहा उन्होंने, नो कमेंट्स, कुछ नहीं कहना है हमें, हमारी कोई राय नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी दोस्तों वो लोग थे तीसरी कैटेगरी में जिन्होंने कहा कि टीएमसी की सरकार है और टीएमसी की सरकार ही रहेगी, यानी दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी। अब अगर आप देखें तो लगभग सेम रेशियो था तीनों ही कैटेगरीज का। 35% लोगों ने कहा टीएमसी बरकरार रहेगी, 35% लोगों ने कहा बीजेपी आ रही है, और लगभग 30% लोग ऐसे थे जो खामोश रहे, जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 3 कैटेगरी। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। कहां से? ये जो लोग खामोश हैं, यही इस बार खेला करेंगे दोस्तों। ये मैंने तमाम लोगों से मिलने के बाद जाना। साइलेंट वोटर विल प्ले द गेम। उसी ने खेल कर दिया है बेसिकली। ये जो साइलेंट वोटर है ना दोस्तों, जो कुछ नहीं बोल रहा, जो नो कमेंट्स कह रहा है, माना ये जा रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा, इसीलिए खामोश है। क्योंकि अगर रिजल्ट बीजेपी के हक में नहीं आते, टीएमसी आ जाती है और उन्होंने बीजेपी बोल दिया होगा ऑन रिकॉर्ड, तो फिर उनके लिए मुसीबत हो सकती है। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात पता है क्या है? जो लोग कैमरे पर कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, 50-50, वही लोग दोस्तों यकीन मानिए कैमरा ऑफ होने के बाद बाकायदा मेरे पास आते थे, मुझसे बात करते थे और कहते थे कि भाई साहब यहाँ ना कांटा है और ना टक्कर है, इस बार बीजेपी आ रही है, परिवर्तन होगा, पॉल्टोनो दौरकार। हकीकत बता रहा हूँ, कैमरा ऑफ होने के बाद उन्हीं लोगों ने मुझसे खुलकर बात की जिन्होंने कैमरे पर कहा हम कुछ नहीं कहना चाहते। अब सवाल यह है दोस्तों कि जो लोग कैमरे पर कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, वो कैमरा ऑफ होने के बाद सबसे ज़्यादा क्यों बोले? मेरे भी मन में ये सवाल था कि कैमरे पर क्यों नहीं बोले, कैमरा बंद होने के बाद क्यों बोले। उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास होना चाहिए, शिक्षा का उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत बुरा हाल है, मेडिकल सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है, रोज़गार का बहुत बुरा हाल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं यहाँ पर। कभी पश्चिम बंगाल जो औद्योगिक प्रगति के मामले में पूरे देश में नंबर 3 हुआ करता था, वो आज 22वें या 24वें नंबर पर आ चुका है। इसका गुस्सा लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। ये वो लोग थे दोस्तों जो कैमरे पर खामोश थे, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद ये बोले और इनकी राय जो थी वो सबसे ज़्यादा साफ थी। ये जितने कंफ्यूज कैमरे पर ऑन कैमरा नजर आए, उतने ही क्लियर थे कैमरा बंद होने के बाद। दूसरी तरफ जो लोग कैमरे पर टीएमसी के पक्ष में बोल रहे थे, उनके बारे में भी जान लीजिए। उनमें से कई लोगों ने कैमरा ऑफ होने के बाद मेरे पास आकर के कहा कि भाई साहब हमें सुरक्षित रहना है, हमें अपनी खैर ज़्यादा प्यारी है, इसलिए हमने कैमरे पर टीएमसी का नाम ले लिया, हमने टीएमसी बोल दिया है, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो कल को हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन उनमें से भी कई लोग परिवर्तन चाहते हैं दोस्तों, विकास चाहते हैं, और साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि चाहे दीदी ही रहें, ये ज़रूरी नहीं कि कोई और आए, दीदी ही रहें, लेकिन अगर दीदी वापस आती हैं, अगर दीदी वापसी करती हैं, तो उन्हें अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, उन्हें विकास की परिभाषा बदलनी पड़ेगी, अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा, कोलकाता को विकास की रेस में लाना पड़ेगा। अब अगर इस पूरे चुनाव को दोस्तों इतिहास के नज़रिए से भी देखा जाए, हिस्ट्री का रेफरेंस भी लिया जाए, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जिसने साफ तौर पर कांग्रेस का शासन देखा, जुल्मों से भरा,
जुल्म सितम के आरोपों के साथ कांग्रेस की विदाई हुई थी पश्चिम बंगाल से, और फिर आया था लेफ्ट का शासन। लेफ्ट 34 साल रहा, लेफ्ट पर भी हिंसा के आरोप लगते रहे, और उसी हिंसा वायलेंस फ्री स्टेट बनाने के नाम पर ममता बनर्जी पिक्चर में आई और फिर उन्होंने शानदार शासन किया। 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल देख रहा है, लेकिन अब उनकी सरकार पर भी कामोबेश वही आरोप लगते दिख रहे हैं, हिंसा के, तानाशाही के, उपेक्षा के, पश्चिम बंगाल के लोगों की उपेक्षा, पश्चिम बंगाल की उपेक्षा। और अब फिर एक बार परिवर्तन की मांग पश्चिम बंगाल से उठ रही है। साफ तौर पर यहाँ लोग परिवर्तन होने की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस बार चुनाव में दो मुद्दे जो थे वो सबसे ज़्यादा हावी रहे। बहुत सारे मुद्दे हैं, पश्चिम बंगाल का एक इतिहास है, ममता बनर्जी का एक इतिहास है कि वो किसी एजेंसी को कुछ नहीं समझती, हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझती। बिल्कुल सीधे हाथ पर यहाँ हाई कोर्ट है, और ये हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने विधानसभा है, विधानसभा के उस तरफ दूसरे हाथ पे ईडन गार्डन है। दोस्तों, कई मुद्दे हावी रहे, लेकिन चुनाव खत्म होते होते तक दो मुद्दे रह गए। एक एसआईआर का मुद्दा रह गया और दूसरा मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी का था, यानी सरकार के खिलाफ नाराज़गी का। ये दो मुद्दे मैंने पाए कि सबसे अहम थे। देखिए, एसआईआर को लेकर के अगर हम बात करें तो लोगों ने ये माना कि केंद्र सरकार के इशारे पर, ऐसा कई लोगों ने कहा, माना नहीं, कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग की एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने यहाँ पर लोगों के वोट काट दिए। ऐसा एक ख़ास वर्ग के लोगों का मानना था, और ये जो वोट कटे उनका कहना था कि ये वो वोट थे जो टीएमसी सपोर्टर्स के थे, यानी कि चुनाव आयोग ने डेलिबरेटली टीएमसी सपोर्टर्स के यहाँ पर वोट काटे, ऐसा लोगों का मानना था। और यही वजह रही कि दोनों ही फेज़ में, दोनों ही चरणों में 92% से ज़्यादा वोटिंग हुई। लोग डर के मारे वोट डालने के लिए आए कि कहीं उनका नाम तो नहीं कट गया है। लोग घरों से निकले ये देखने के लिए कि कहीं उनका वोट या वोटर लिस्ट में से उनका नाम तो नहीं गायब कर दिया गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा हुआ। उन्होंने अपनी पर्चियां तक संभाल कर रख ली सबूत के तौर पर कि कल को कहीं ऐसा ना हो, नाम कट जाए तो हम ये दिखा सकेंगे कि हमने वोट दिया। कल को कोई सवाल उठेगा तो ये पर्ची उसको जवाब देगी। ये सबूत के तौर पर उन्होंने अपने पास रख ली जिन्होंने आकर के वोट दिया था। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि सरकार के खिलाफ नाराज़गी। इसकी वजह आप लगातार मेरे वीडियोस में देख रहे होंगे कि लोग क्यों नाराज़ हैं। 15 साल की सरकार के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है, तमाम सारे मुद्दे हैं। बार बार क्या दोहराऊं, आप मेरे वीडियोस में देख ही रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, रोज़गार पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, विकास पर लोग सवाल उठा रहे हैं, है ना, कि विकास नहीं हुआ। और ये भी आरोप साफ तौर पर है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ जो है वो टीएमसी की सरकार ने यहाँ लोगों को लेने नहीं दिया, राज्य तक पहुँचने नहीं दिया। अब अगर इस चुनाव को, इस इलेक्शन को इन दोनों मुद्दों के आधार पर देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो तस्वीर दोस्तों साफ हो जाती है, एकदम लाउड एंड क्लियर हो जाती है तस्वीर। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं बचता कि अगर वोट एसआईआर के मुद्दे पर पड़ा है तो फ़ायदा ममता बनर्जी को जाता हुआ दिखाई देता है, अगर एसआईआर के मुद्दे पर ये वोटर टर्नआउट हुआ है तो। और अगर वोट एंटी इनकम्बेंसी पर पड़ा है, यानी सरकार के खिलाफ नाराज़गी पर पड़ा है, तो फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिखाई देता है फिर साफ तौर पर, जिसकी आशंका ज़्यादा है, जिसकी संभावना, कहूँ आशंका नहीं, संभावना ज़्यादा है कि एंटी इनकम्बेंसी पर वोट हुआ है। दोस्तों, मैं पिछले 26 दिनों से, मैं माफ़ कीजिएगा, पिछले 26 सालों से, क्योंकि मुझे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी 26 दिन हो गए, 26 सालों से न्यूज़ इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ, न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा रहा हूँ। मेरे चेहरे से आप वाकिफ़ हैं। क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मैंने पूरा ख्याल रखा है अपने इस 26 साल के करियर के दौरान। मैंने तमाम चुनाव देखे हैं, तमाम विधानसभा चुनाव देखे हैं, तमाम लोकसभा चुनाव देखे हैं, तमाम एग्जिट पोल्स को ऐसे में ध्वस्त होते देखा है, झूठा साबित होते देखा है। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। क्यों? मैंने उसकी वजह जो आकलन किया वो ये कि एग्जिट पोल्स जो होते हैं वो एजेंसियां करती हैं, एग्जिट पोल को अंजाम एजेंसीज देती हैं, सैंपल साइज, कागज़ के ज़रिए। लेकिन मेरे इस एग्जैक्ट पोल में, मैं जो आपके सामने ये एग्जैक्ट पोल पहुंचा रहा हूं, इसमें सिर्फ जनता है और मैं हूं और आप हैं देखने वाले। हमने कोई लाग लपेट नहीं किया, कोई बीच में हमारे एजेंसी नहीं है, हमारे बीच में कोई पेपर नहीं है,
कोई सर्वे नहीं है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर सवाल आप नहीं उठा सकते। मैंने लार्ज एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की। अगर मैं कोलकाता में रहा तो मैंने ऐसी ऐसी जगहों को चुना जहाँ कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं, विभिन्न वर्गों के लोग आते हैं। जब मैं दोस्तों पश्चिम बंगाल आया तो बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद करने की अपील की, कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि न्यूज़ चैनल्स के लोग थे जिन्हें मैं जानता हूँ 26 साल से, नेता लोग थे, विभिन्न पार्टियों के लोग थे, कांग्रेस के, बीजेपी के, टीएमसी के, जिन्होंने मदद की पेशकश की कि भाई हम आपके रुकने का इंतज़ाम करवा देते हैं, हम आपके लिए पब्लिक इकट्ठी कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने किसी की मदद नहीं ली। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, क्योंकि अगर मैं किसी का फेवर ले लेता, अगर मैं किसी की हेल्प ले लेता तो फिर मुझे बात भी उसी के फेवर की करनी पड़ती जिसका मैंने फेवर लिया था। और मुझे क्या करना था? मुझे आपके फेवर की बात करनी थी, पश्चिम बंगाल के फेवर की बात करनी थी, जनता के फेवर की मैं बात करना चाहता था। और यही मैंने कोशिश भी की कि मैं जनता के फेवर की बात करूं। मुझे वो भीड़ नहीं चाहिए थी जो लगाई गई। कई लोगों ने कहा आ जाओ 150 लोगों की भीड़ लगा देते हैं, इंटरव्यू कर लेना, लोगों से एक रिएक्शन ले लेना। मैंने कहा नहीं, जो भीड़ लगा दी जाए मुझे उस भीड़ में कोई रिएक्शन नहीं लेना। मुझे वो भीड़ चाहिए जो अपने आप कैमरा देख के लग जाए, जो ऑर्गेनिक लोगों की हो, जेन्युइन लोगों की हो। और इसी कोशिश में मैंने एक बात बहुत अहम समझी, बहुत अहम एक बात समझी। कोलकाता को दोस्तों ड्रोन से नहीं दिखाया जा सकता। ऊंचे ऊंचे एंगल पर ड्रोन ले जा करके आप कोलकाता की तस्वीर, असली तस्वीर नहीं दिखा सकते। कोलकाता को समझना है ना, तो आपको लोगों का हाथ पकड़ना होगा, उनकी नब्ज टटोलनी होगी हाथ पकड़ करके, उनके दिलों में झांकना होगा, उनका दिमाग पढ़ना होगा कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और कुछ ऐसी ही कोशिश मैंने की, क्योंकि ऐसा करके ही आप समझ पाएंगे कि बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाली क्या सोच रहा है। ये बहुत अहम है दोस्तों। मैं कितना कामयाब हुआ अपनी इस कोशिश में, ये आपके कमेंट्स मुझे बता देते हैं। मैं खुद तो नहीं जान पाया, लेकिन आपके कमेंट्स ने मुझे बता दिया कि मैं इस कोशिश में कितना कामयाब रहा। लेकिन एक बात साफ है, शीशे की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि इस बार पश्चिम बंगाल परिवर्तन की बात कर रहा है, इस बार चेंज की बात कर रहा है। और शायद 4 मई को दोस्तों ये परिवर्तन तस्वीर बनकर आपके सामने आ जाए। किसकी कितनी सीटें, क्या कुछ, ये मैं नहीं कह सकता। मैं भी ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। बड़ी ट्रिकीली एग्जिट पोल्स तस्वीरें दे रहे हैं। एग्जिट पोल में 30 प्लस 30 माइनस सीटें चलती हैं। ये 30 प्लस 30 माइनस लूप होल है, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स बीजेपी को 200 सीटें तक दे रहे हैं, 150 दे रहे हैं, टीएमसी को 100 से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मैं अपने एग्जैक्ट पोल में एक तरफ हूँ। मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल परिवर्तन देखने जा रहा है। मुझे यहाँ का हेरिटेज बहुत अच्छा लगा। एक 90s का जो यहाँ फील आता है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये फील बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये फील बरकरार रहना चाहिए। ये हेरिटेज जो यहाँ का है पश्चिम बंगाल का, ये विधानसभा भी जो मेरे पीछे है ये भी हेरिटेज है। तो ये जो है, चींटी घुस गई मेरी आँख में, तो ये जो है बरकरार रहना चाहिए। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि न तो हंग असेंबली होगी और ना ही किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा। मेरा एग्जैक्ट पोल न केवल उन वीडियोस पर आधारित है जो आपने देखे, बल्कि मेरा एग्जैक्ट पोल उस राय पर भी आधारित है जो कैमरा बंद होने के बाद लोगों ने मुझे दी। यकीन मानिए, अगर एक वीडियो के अंदर मैंने 50 लोगों की राय दिखाई तो कैमरा बंद होने के बाद 150 लोगों ने आकर के मुझसे अपनी राय दी। भाई साहब मोबाइल तो ऑन नहीं है आपका कैमरा तो ऑन नहीं है, अब सुनो कहानी। उनकी बातों के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि कल इसी वक्त जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि शायद पश्चिम बंगाल परिवर्तन का गवाह बनता है। पश्चिम बंगाल का इतिहास देखें तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि कांग्रेस की सरकार रही हो, लेफ्ट की सरकार रही हो या टीएमसी की सरकार रही हो,
पश्चिम बंगाल को उसका ड्यू नहीं मिला, वो नहीं मिला जो पश्चिम बंगाल डिज़र्व करता था। बस एक आशंका है मन में कि अगर सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, तो कहीं वो भी तो इसी परिपाटी को आगे नहीं बढ़ाएगी, कहीं वो पश्चिम बंगाल की पहचान तो नहीं मिटा देगी। पश्चिम बंगाल की पहचान को बरकरार रखते हुए कैसे होगा विकास, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बंगाली अस्मिता से जुड़ना, बंगाली सेंटिमेंट से जुड़ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा दोस्तों। लेकिन मेरे एग्जैक्ट पोल में सरकार बदलने जा रही है, मेरे एग्जैक्ट पोल में परिवर्तन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने यह तय कर लिया है कि इस बार पलटन दरकार। दोस्तों ये एग्जैक्ट पोल कितना एग्जैक्ट है, ये ठीक 24 घंटे के बाद पता चलेगा। 24 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा, 24 घंटे बाद तो रुझान आने लगेंगे, उसके बाद पता चलेगा। 12-1 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो मेरे अपने सर्वे के आधार पर, जो मैं लोगों से मिला, जितना मैंने पश्चिम बंगाल को टटोला, उस हिसाब से, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार, क्योंकि टक्कर में बीजेपी के अलावा कोई है नहीं, तो बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल देखने जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कल जब रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, कल सुबह का वीडियो कोशिश करूँगा कि लाइव करूँ, और उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तो कोशिश करेंगे पब्लिक रिएक्शंस लेने की, क्योंकि लोगों ने कहा कि 4 मई के बाद बोलेंगे, तो देखते हैं कि लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा, ज्वाइन का ऑप्शन जो है सब्सक्राइब के बगल में आ रहा है। ज्वाइन करने वाले मेंबर्स के लिए कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हम आगे भी बनाएंगे। और पश्चिम बंगाल अंत नहीं है, पश्चिम बंगाल शुरुआत है, यह आगाज़ है। अब ये काफिला जो है ग्राउंड ज़ीरो से औचक भौचक का उत्तर प्रदेश भी जाएगा, और आप देखेंगे यूपी के इलेक्शंस, उसके बाद गुजरात है, राजस्थान है, तमाम इलेक्शंस। तो ये कारवां चलता रहेगा, ये बंद होने वाला कारवां नहीं है। इस उम्मीद के साथ ये चलेगा कि आप हमेशा साथ रहेंगे। और पश्चिम बंगाल वालों, साथ छोड़ मत देना, क्योंकि 5 साल बाद फिर पश्चिम बंगाल आऊँगा। और बीच में भी अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ग्राउंड ज़ीरो से औचक भौचक करना चाहिए, तो मैं आऊँगा। और ये कहने का मतलब ये नहीं कि अभी पश्चिम बंगाल से जा रहा हूँ, अभी हूँ। अभी आप रिएक्शन वीडियोस और भी पब्लिक के देखते रहेंगे ग्राउंड ज़ीरो से औचक भौचक के ज़रिए। बहुत जल्द अगली मुलाकात होती है आपसे। कल सुबह मैंने कहा लाइव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पिछले लाइव में दिक्कत हुई थी, तो इसलिए देखते हैं कितना सक्सेसफुल रह पाता है लाइव। अपने रूम के होटल के कमरे से ही करूंगा, और शाम को रिएक्शन वीडियोस लूँगा, जिसे आप 5 तारीख की मॉर्निंग 8 बजे देख पाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो के आने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। क्या कहूँ, आपने जो प्यार दिया है, आपके प्यार से बहुत अभिभूत हूँ। विजुअली हो सकता है बहुत अच्छा ना लग रहा हूँ, क्योंकि ये जो जगह मिली जिसमें बैकग्राउंड में मेरे को विधानसभा दिखाई दे, तो वहाँ सबसे बेस्ट फ्रेम यही बन रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हो गया। मुझे आप तक अपनी बात पहुँचानी थी, शक्ल का क्या है, बालों का क्या है। बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।